अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार हेतु अगेती फूलगोभी की वैज्ञानिक रोपाई तकनीक, अधिक उपज देने वाली मक्का की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तकनीक से बुआई, हमारे जिन किसान भाइयों ने समय से अगेती फूलगोभी का बिचड़ा डाला था वो अब रोपाई योग्य तैयार हो गया है। तो फूलगोभी की फसल से अच्छे उत्पादन के लिए आप इसकी रोपाई करते समय खेत की तैयारी, खाद उर्वरकों का प्रयोग, रोपाई आदि कार्यों को किस प्रकार से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर प्रमिला। गोभी का बिचड़ा रोपने के लिए आज विस्तृत रूप से जानकारी देने जा रही हूँ। जो किसान भाई जून जुलाई में बीज लगा चुके हैं, गोभी का नर्सरी में डाल चुके हैं, अब उसका समय आ गया है कि वो खेतों में उसका प्रतिरोपण कर सकें। खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो खेत का चयन करना चाहिए। छाए में खेत ना हो, छायादार खेत ना हो, जिसमें पानी लगता हो वो खेत ना हो, इसका पीएच ज़्यादा हो वो सब वैसा खेत ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो जिसमें 6 से 7 घंटा सूरज की रोशनी आती हो ऐसे खेत का चुनाव करें। किसान भाइयों, फूल गोभी की अच्छी पैदावार खेत की तैयारी पर निर्भर करती है, इसलिए आप सबसे पहले खेत की तैयारी कर लें। इसके लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें और अंतिम जुताई के समय 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला दें। उसके बाद खेत में पाटा लगाकर समतल कर दें। खेत में जब कंपोस्ट मिला चुके हैं उसके बाद वो खेत में फर्टिलाइज़र मिला दें। फर्टिलाइज़र की डोज होगी नाइट्रोजन की 120 केजी, पोटेशियम की 80 केजी और फास्फोरस की 80 केजी ये डाल दें। उसके बाद 10 से 15 केजी बोरेक्स डाल दें और 1 केजी अमोनियम मोलिब्डेट डाल दें। किसान भाइयों, उगाए जाने के आधार पर फूल गोभी को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे इसके अगेती किस्में अर्ली कुंवारी, पूसा कतिकी, पूसा दीपाली, समर किंग, पंत शुभ्रा, पूसा शुभ्रा, पूसा अगहनी, सैगनी हिसार नंबर 1, पूसा स्नोबाल 1, पूसा स्नोबाल 2 आदि किस्मों का चुनाव कर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो बिचड़ा गिरा चुके हैं वो अभी लगा सकते हैं। 3 से 4 सप्ताह के बाद बिचड़ा लगाने लायक हो जाता है। तो अभी 25 से 30 दिन हो गए होंगे, जून में लगाए होंगे तो अभी जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर चुके हैं, जिनमें पौधे रोपा योग्य तैयार हो गए हैं, तो पौध की रोपाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। आगात के लिए वो 45 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा सकते हैं। 30 सेंटीमीटर पौधा से पौधा के बीच का दूरी होगा। इस तरह से क्यारियां बना लें, लगा दें। सिंचाई के लिए चैनल बना लें, प्रॉपर चैनल बना लें, क्योंकि गोभी की फसल को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई की पूरी व्यवस्था कर लें और साथ ही साथ जल निकास की भी व्यवस्था कर लें, क्योंकि अगर जल जमाव हुआ तो उससे बहुत हानि भी होती है।
फिर निकाई गुड़ाई समय समय पर किसान भाई करते रहें, ताकि ये जो खरपतवार हैं वो पोषक आहार के साथ कंपटीशन ना कर सके, क्रॉप के साथ बीमारियां ना फैला सकें, क्योंकि उसमें बीमारियों को आश्रय देने का शक्ति होती है। तो इसलिए वो उनको हटाते रहें समय समय पर, ताकि ना तो बीमारी फैले और ना ही उनके पौधों के पोषक तत्व में कमी आए। इस तरह से किसान भाई अपना फसल का देखभाल करते रहें, फसल अच्छी होगी और उन्हें अच्छा इनकम मिलेगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में मक्के की मुख्य रूप से खेती की जाती है और जैसा कि अभी मक्के की बुआई का समय चल रहा है, ऐसे में जो किसान मक्का की बुआई करना चाहते हैं तो वो फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए मक्का की कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें तथा इसकी खेती के लिए खेती की तैयारी से लेकर बुआई तक का कार्य वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिंह। जैसे मक्के की खेती इस समय सबसे ज्यादा बहुतायत अमाउंट में, बहुतायत मात्रा में किसान उसे अपना रहा है। तो हम आपको बता दें कि ये खेती इस तरह की खेती होती है जिनमें कभी भी घाटा तो होता ही नहीं है। खरीफ मक्का की खेती हेतु भूमि का चुनाव एवं तैयारी तो समतल भूमि, हल्की दोमट मिट्टी के साथ साथ उचित जल निकास वाली भूमि खरीफ मक्के की खेती के लिए उपयुक्त है। वैसी जमीन जिनमें आपको गर्मी में भरपूर आपने जुताई कर लिया है या ऐसी जमीन को जिनमें आपने डिप्लॉइंग कर लिया है, वैसे खेत को आप सेलेक्ट करें। और अभी चूंकि नमी बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी है मक्के के लिए, तो अभी जो ही बारिश आपकी थोड़ी सी कम होती है, आप किसी भी मतलब कल्टीवेटर से या डिस्क हैरो चला करके आप उसको खेत को बढ़िया से तैयार करके, जिन खेतों में हम बुआई करने जा रहे हैं, एक जुताई करने के बाद भरपूर नाइट्रोजन का डोज जो NPK का डोज होता है उसके आप मेंटेन करें। मक्का एक ऐसा फसल है जिसमें भरपूर नाइट्रोजन की खपत होती है। इनमें हम रिकमेंड करते हैं लगभग 160 से लेकर 180 किलो तक, और 60-80 मतलब चाहे फास्फोरस चाहे पोटास 60 किलो या 80 किलो तक आप दोनों को बराबर मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हो। और तीसरा एक होता है आपका जिंक सल्फेट। जिंक भी लगभग मान के चलें आपके 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको भी आपको प्रयोग करना है। फास्फोरस का, पोटास का, ये जो पूरा डोज है पूरा का पूरा आपका पड़ेगा। तीसरा जो डोज पड़ता है आपका यूरिया का, इस यूरिया के डोज को हम कम से कम 6 बार में अप्लाई करते हैं। इसके लिए अगर पत्ती जिस दिन 4 पत्ती की अगर हो जाती है तो उसमें हम करीब 10% का हम छिड़काव उसी दिन करते हैं। 8 पत्ती के हो जाने पे 20% का छिड़काव होता है। जब पौधा लगभग 1 फीट का हो जाता है तो हम 30% का छिड़काव कर देते हैं। जब लेना स्टार्ट करना जब शुरू होता है, फ्लावरिंग स्टेज का आता है, तो हम 30% उस समय भी शुरुआत करते हैं। और दाने भरने की अवस्था में 10%। कुल मिलाकर के जो 100% का डोज है हम इन 5 से लेकर 6 बार में हम मक्के को प्रदान करते हैं। जहाँ तक खरीफ मक्का की उन्नतशील किस्मों की बात है तो बिहार के लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। संकर किस्में शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4, पूसा अर्ली संकर 2 व 3, गंगा 11। मक्का के संकुल किस्में इस प्रकार से हैं: सुआन, देवकी, अंबर, अफ्रीकन लंबा और विजय किस्में अनुशंसित हैं। बुवाई के समय पर ऐसा सुविधाजनक तालमेल बिठाना चाहिए जिसमें प्राकृतिक वर्षा का अच्छी तरह से उपयोग किया जा सके और जमीन को अगली फसल के लिए तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके। अब बात आती है इसके बीज दर व बुवाई विधि की। हम जो रिकमेंड करते हैं किसानों के लिए कि कम से कम प्रति एकड़ या आपका 1 हेक्टेयर में बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो हम 20 से लेकर के 25 किलो तक प्रति हेक्टेयर ये हमारा डिमांड होता है।
और यदि हाथ से यदि आप बोनी डिल बाई डिल करते हो आप, तो 10 से लेकर 12 किलो भी सफिशिएंट होता है। ये पर हेक्टेयर की बात कर रहे हैं आप। उन सब वैरायटीज के बीज को शोधन करने के लिए हम आपको तरीका बताएं आपको कि पहले मक्के के बीज को आप लें और ले करके सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका फंजीसाइड, जिसे हम फफूंदनाशक बोलते हैं। तो फफूंदनाशक में सबसे अच्छा जो मेरे हिसाब से चलता है वो है, बाजार में आपको आप चले जाएंगे तो कार्बाक्सिन प्लस थायरम के कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो कार्बाक्सिन पर थायरम में बीटा वैक्स पावर इस टाइम में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा उपयोग साबित हो रहा है। तो इसका जो डोज होता है वो 3 से लेकर 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको चाहिए। और दूसरा हो जाता है आपका थायोमेथैक्साम। ये थायोमेथैक्साम भी कम से कम 2.5 से 3 ml प्रति केजी के हिसाब से आपको ट्रीट करना होता है। पहले आपका फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड्स आपका आता है, और उसके बाद हम आपका बोलते हैं चाहे राइजोबियम हुआ, मान के कल्चर भी या पीएसबी यदि आप डालना चाहते हैं तो मान के चलिए कि आप 5 से लेकर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम इसको ट्रीट कराते हैं। सुबह हम चाहे मशीन से बुआई करनी हो या नॉर्मल हाथ से यदि ड्रिबलिंग करनी हो तो हम ध्यान यही देते हैं कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी चूंकि हमने मेड़ पद्धति से निकाल लिया है तो 60 से लेकर 70 सेंटीमीटर की दूरी लाइन की लाइन हो जाती है, और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर रहना ही रहना चाहिए। एक 4 मीटर की अगर लाइन यदि आपकी है तो 4 मीटर की लाइन पर 20 से लेकर 25 पौधे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। खरपतवार नियंत्रण: बुवाई से दूसरे या तीसरे दिन 1.5 किलोग्राम एट्राजिन 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर खेत में जमीन की सतह पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि खरपतवार उगने में अवरोध उत्पन्न होता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बकरी पालन की बात करें तो लघु और सीमांत किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस लाभ के दायरे को बनाए रखने के लिए इसका मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। चूंकि अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में बकरियों का आहार से लेकर आवास प्रबंधन तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण कराना बेहद जरूरी है, जिससे बकरी पालन से अच्छा लाभ मिल सके। तो बारिश के मौसम में बकरियों की देखभाल किस तरह से करना है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना के डॉक्टर सरोज कुमार। राज्य में बारिश मानसून प्रवेश कर चुकी है और बारिश देखा जा रहा है, और इस बारिश के मौसम में हमारे पशुओं को अत्यंत ही सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हमारे पशुपालक भाई बकरियों को चराने के लिए चारागाह ले जाते हैं, पर बारिश के मौसम में कई बार ऐसा होता है कि अचानक से तेज बारिश होने लगती है, जिसमें भीगने के कारण बकरियों को कई तरह के रोग होने लगते हैं। इससे बचने के लिए हमारे पशुपालक क्या करें, आइए जानते हैं। तो इसमें किस प्रकार हम लोग अपने पशुओं का बीमारियों से बचाव करेंगे बारिश की वजह से, इस बात पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, बकरी जो है वो एक तरह का छोटा रूमिनेंट हम लोग कहते हैं, स्मॉल रूमिनेंट कहा जाता है, और ये बकरी जो है बारिश के मौसम में अक्सर बीमार पड़ते हैं। और ये बीमारी का सबसे बड़ा वजह होता है कि अचानक से बारिश में भीग जाना, और उसके बाद जो है जो तेज़ धूप होती है, और इसी वजह से जो तापमान में परिवर्तन आता है, इसकी वजह से पशु जो है बीमार पड़ते हैं। ज़्यादातर जो है इफिमेरल फीवर नाम की बीमारी होती है, यानी अढ़ैया बुखार, जिसमें पशु जो है बीमार पड़ जाता है। तापमान जो है पशु का 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा पशु छींकते रहती है और नाक से स्राव बहते रहता है, और पशु कई बार जो है गिर भी जाती है। तो ये बीमारी इस मौसम में अक्सर देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ एक और गंभीर बीमारी है और संक्रामक बीमारी है, वो है PPR अर्थात पेस्टिस डेपेटिट्स रूमिनेंट्स।
ये बीमारी भी बकरियों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। हालांकि ये बीमारी किसी भी मौसम में हो सकती है, परंतु बरसात के मौसम में ये बकरियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए पशुपालक भाई अपने बकरियों को PPR का टीका लगवाएं, पशु चिकित्सक की देखरेख में टीका लगवाएं, और साथ ही साथ अहिया बुखार से अगर बकरी पीड़ित हो तो उसमें भी बुखार की दवा और साथ ही साथ एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, और वो आप पशु चिकित्सक की देखरेख में अपने बकरियों को कराएंगे। किसी भी बीमारी के इलाज से अच्छा होता है कि उससे बचाव किया जाए। खासकर बकरियों की बात करें तो उन्हें बारिश में भीगने से बचाएं, साथ इनके आवास को सूखा रखें। सप्ताह में एक बार चूने का भुरकाव अवश्य करें। बकरियों को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा और दाना मिश्रण अवश्य खिलाएं। बारिश की संभावना हो तो बकरियों को चारागाह न भेजें। इसके अलावा पशुओं को कृमिनाशक दवा खिलाएं। समय समय पर पशु आवास की साफ सफाई करें। पशु के बीमार होते ही नजदीकी पशु चिकित्सालय में इलाज करवाएं। साथ ही किसी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह लेकर ही करें। सावधानी के लिए हम यहाँ बता दें कि बारिश के मौसम में बकरियों को उसके बाड़े में बांध कर रखें जब तक बारिश पूरी तरह से खुल नहीं जाता है, और जो बाड़ा है बना हुआ उसमें अगर कहीं ऊपर से छेद है जहाँ से बारिश की पानी आने की संभावना है, उसे तुरंत बंद कर दें, प्लास्टिक से ढक दें, ताकि बारिश का पानी जो है सीधे सीधे बकरियों पे ना पड़ सके। इसके अलावे अगर आसपास गड्ढे कहीं हैं तो तुरंत उसे भर दें, नहीं तो वहाँ पे जल जमाव हो जाएगा, और उस जल जमाव के कारण जब बकरियाँ वहाँ पे चरेंगी आसपास में तो कीड़े जो है पेट में चले जाएंगे, जिससे लिवर फ्लू और अन्य प्रकार की बीमारियों को भी होने की आशंका बनी रहती है। और इन छोटी मोटी बातों पर हम लोग ध्यान रखेंगे तो बकरियों को बरसात में होने वाली बीमारियों से बचा कर रख सकेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला जमुई से राम कुमार यादव ने। यह दुधारू पशुओं के हरे चारे हेतु खरीफ में बोई जाने वाली फसलों पर जानकारी चाहते हैं। तो राम कुमार यादव जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के मौसम में हरे चारे के लिए सबसे पहले आप ज्वार की जो अच्छी प्रजाति है, PC 6 है, PC 23 है, और MP चरी है, लोबिया की वैरायटी है 283 है। इसी तरह से आप अन्य सभी तरह की प्रजातियां हैं जो कि आप इसकी सही समय से बुआई करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसान भाई, आपको चारे के उत्पादन के लिए सही बीज का चुनाव करना आवश्यक है। इसके लिए 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करें। चारा फसलों के लिए ऐसी भूमि का चयन करें जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। इसके लिए दोमट, रेतीली दोमट एवं काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी हेतु खेत को 1 या 2 बार हल तथा बखर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। अंतिम बखरने के पूर्व 2 ट्रॉली गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना लाभप्रद पाया गया है। चारे की खेती के लिए जो फसलें मतलब बताई गई हैं, ज्वार, बाजरा, लोबिया, इसको आप जून माह से जुलाई माह तक बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए आप हमेशा देखें कि जो आपके पौध से पौध की दूरी यदि आप उसको रख सकते हैं तो इसकी 25 सेंटीमीटर रखना सबसे लाभदायक होगी। इसमें आपका उत्पादन अच्छा होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सूरजमुखी की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां एवं बुआई तकनीक, अश्वगंधा की खेती कर किसान ले सकते हैं अच्छा लाभ। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।